नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आनंद खरात। आज मैं आया हूँ एक खास व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति को मिलने। मैं हूँ दिल्ली में और मेरे साथ में है डॉक्टर एन.के. शर्मा जी। एन.के. शर्मा जी रेकी के फील्ड में पूरे भारत देश में इनका बहुत बड़ा काम है, बड़ा फाउंडेशन है, हजारों विद्यार्थी है और कई सारे पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं। साथ में ही हमारे जो शर्मा सर है, वह उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, ये भी जैसे आध्यात्मिक जीवन है और अपने जीवन में जो अनुभव आए हैं, उनके अनुभव आज हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे। लेकिन कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे आहार पे सर ने बहुत सी किताबें लिखी है और उसको केवल लिखा नहीं है, तो अपने जीवन में सर ने इसको उतारा भी है। वो कोई भी कृत्रिम जो आहार है या जो हम कहे जो आज के मॉडर्न आहार है वो नहीं लेते, बल्कि प्रकृति से आया हुआ वही आहार लेते हैं और रेकी में सर का बहुत काम है। मैं एज ए हिप्नोटिस्ट में सर के अनुभव जानना चाहता हूँ कि सर मन के बारे में बताइए, विल पावर के बारे में बताइए, क्या ये सारी चीजें भी स्वास्थ्य के लिए, हीलिंग के लिए जरूरी है? आनंद जी, माइंड इज द ओनली हीलर। अगर कोई यहाँ पर ठीक हो गया तो समझो कि वो जीवन में भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी बीमारियां यहाँ से जनरेट होती हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम आपके बनते हैं, हैबिट्स आपके बनते हैं। तो एज ए हिप्नोटिस्ट आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को अभ्यास करते हैं तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो एवरीथिंग इज रिवर्सिबल। हर चीज की रिप्रोग्रामिंग हो सकती है। तो मैंने भी सबकॉन्शियस पे बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा। आखिरकार हम हैं क्या, हमारा चेतन मन क्या है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस क्या है। तो जितना मैं इसकी गहराई में गया तो मुझे पता चला कि बेसिकली 95% वी आर गवर्न बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड ओनली। कॉन्शियस तो तब होते हैं जब भाई किसी नई चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अनुभव किया कि हमारा जीवन का कर्ता धर्ता गवर्नर अगर कोई है तो यही है। अगर आपको अमीर बनाता है तो यही माइंड, और अगर आपको गरीब रखता है तो ये मन। अगर आप असंभव काम करते हैं तो इस मन के कारण, आप नहीं कर पाते तो इसके कारण, आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो और आप बीमारियों से ठीक नहीं होती हो तो इसके कारण, और आप 90-100 वर्ष तक भी आप जवान बने रहते हो, मस्त बने रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, इसके कारण। तो आज जब मैंने इस बात को समझा कि हमारा जो माइंड है वो एक चित्रगुप्त की तरह है, जो हर पल हम जो चुनाव करके जो थॉट और इमोशंस क्रिएट कर रहे होते हैं, एक्शन ले रहे होते हैं, वो सब चित्रगुप्त उसको ना पकड़ के सीसीटीवी कैमरे की तरह अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप वर्तमान में होश में चुनाव नहीं कर रहे हो और आप बेहोशी में जीवन जी रहे हो, तो फिर आपका अनकॉन्शियसली आप कई तरह की गलत हैबिट भी डेवलप कर जाओगे, है ना। अब लोग कहते हैं कि मन कंट्रोल नहीं होता, तो मैं कहता हूँ मन को चंचल बनाने का तुम अभ्यास करते हो। मन को तो अपने आप भागने का कोई शौक नहीं है भाई। तुम भी तो बैठे बैठे 10 जगह दिमाग को यूं भगाते हो। और अगर तो तुम्हारे में भगवान बुद्ध में क्या बड़ा अंतर है। भगवान बुद्ध शांति का अभ्यास करते तो उनका पूरा चेहरा सब कुछ दिमाग शांत रहता है, क्योंकि वो उन्होंने उसका अभ्यास किया, तो उनके हैबिट बन के शांत रहे ऐसे। और तुम चंचलता का अभ्यास करते हो, तुम बेचैन हो जाते हो। तो मैंने ये अनुभव किया कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये हमारा ऐसा जिन है कि जो हमें एनलाइटनमेंट की तरफ भी लेके जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली दुख, तनाव, चिंता, भय ये सब पैदा तो इस माइंड से होती है। अगर आपने इस माइंड को साध लिया, समझ लिया कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ आई कैन कंट्रोल एंड रिवायर, तो समझ लो कि देन यू आर मास्टर ऑफ योर लाइफ। देखिए, आज ये स्थिति है कि आज विचार भी जो है ना, मेरी मर्जी के बिना मेरे अंदर नहीं आ सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि विचारों का मैं कारण जान गया कि कौन से थॉट के कारण विचार पैदा हो, मतलब किस के कारण विचार पैदा होते हैं। वो जैसे ही मैंने जान लिया तो अब मेरी मर्जी है, मैं विचार पैदा करूँ कि नहीं करूँ। मैं तो विचार कैसे यूज करता हूँ मालूम है? जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल खोल के यूज करता है ना, वैसे खोल के वापस बंद भी कर देता हूँ। यानी कि नाउ इट इज इन माई कंट्रोल। क्यों? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपका कंप्यूटर है, आपका यंत्र है, आपको उसको यूज करना चाहिए। उसके बजाय क्या होता है, आप उसके गुलाम बने हुए। ये कितना अद्भुत सा खेल है, जरा सोचिए। तो
तो उसमें फिर आपके आहार का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ सर, एक और ये बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि फूड का मन पर आपने जो अनुभव किया, जैसे आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं, कई सारे फॉलोअर्स हैं, तो आप में एक फुर्तीलापन है, आप में एक ऊर्जा दिखाई देती है, और सामने वाला आदमी मतलब कम उम्र का है पर उसमें उतनी ऊर्जा नहीं दिखाई देती। तो क्या आपके खाने का ढंग या जो रॉ फूड आप यूज करके उसका भी आपके मन पे, शरीर पे परिणाम हो रहा है? देखिए, पहली बात तो क्या है कि डेफिनेटली क्या होता है कि हम जिस प्रकार का आहार लेते हैं ना, तो वो आहार अगर टॉक्सिक है, एसिडिक है, डेफिशिएंसी में है, तो फिर आपका दिमाग जो है ज़्यादा अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। आप हेवीनेस फील करोगे, डलनेस फील करोगे, लेथार्जिक फील करोगे, और फिर आप क्या करोगे, चाय कॉफी पी पी के, हंटर मार मार के आप अपने आप को चलाने की कोशिश करोगे, यानी तो एक्सरसाइज कर करके खींचोगे एनर्जी को। देखिए, मेरी ये खोज थी मेरे लाइफ की कि यार 84 लाख योनियां हैं, सब ये हिरन के पीछे कोई कहता नहीं कि तू भाग, लेकिन वो भागे जा रहा है जंगल में। कोई बंदरों को कहता नहीं कि छलांगे लगा, साला क्यों लगाया जा रहा है, बेकार में बैठे बैठे पूरे दिन भर छलांगे लगाता रहता है। और ये चिड़िया जो है हजारों किलोमीटर उड़ती रहती है, तो यार इनको ताकत कहाँ से आती है? ये इनको कौन कहता है? और ये कोई जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट बना के एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली एनर्जी इतनी फूट रही है कि दे हैव टू डू एक्सरसाइज। तो मैंने देखा कि तो ये अपना खाना खाते हैं, तो मैंने कहा अपना खाना कहाँ है? तो मैंने फिर सोचा कि चलो अपनी आत्मा से पूछे, क्योंकि हर जानवर अपनी इंस्टिंक्ट से पहचानता है। तो मैंने कहा मैं भी पहचाना, तो मैंने अपने थाली में रख के पूछा, एक कच्चा मांस रख के, क्या ये मेरा भोजन है? मेरी आत्मा ने कहा नहीं भैया, नहीं भैया, हटा इसको। फिर कच्चे अंडे देख के, नहीं भैया ये भी नहीं खा सकते। फिर मैं कच्चे अनाज के दाने ला के रखे, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा। मैंने कहा ये मेरा खाना है। तो मैं कच्चा कैसे खाऊं यार, खाने का कोई आकर्षण भी नहीं है, कोई दिल में कोई खुशी भी, उमंग पैदा नहीं हो रही कि खा सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे ही आम, चीकू, केला, पपीता, अखरोट, बादाम देखा, तो मुझे लगा कि हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। मैंने कहा कि एक स्वाभाविक आकर्षण फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, परमात्मा ने हमारे भोजन में ही सुंदरता, सुगंध और स्वाद दिया है। दुनिया के किसी भोजन में आप देखोगे सुंदरता, सुगंध और स्वाद नहीं है, सिर्फ हमारे भोजन में है। तो फिर मैंने देखा कि ये तो हमारा भोजन तो ये फ्रूट्स एंड नट्स है भाई। तो फिर मैंने देखा फिर अनाज लोग क्यों खा रहे हैं? मैंने कहा अनाज तो खा नहीं सकते, कच्चा अनाज तो खा नहीं सकते, तो उसको है ना लोग उबाल के खाने को भी दे दे, तो उबाल के भी नहीं खा सकते, क्यों? वो बेस्वाद लगेगा। तो अब अनाज के चक्कर में नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले सब हमारे साथ जुड़ गए, और मैक्सिमम बीमारियां अब अनाज की तो है कम, और नमक, चीनी, घी, तेल की ज्यादा। समझे ना? तो एक्चुअली में क्या हुआ, हमने जोड़ा ही क्यों? आज आपको केला, आम खाने के लिए नमक, घी, तेल याद आता है, आपको पता नहीं आएगा। फिर आप अपना खाना खाओ ना। कोई गाय कहती है कि घास खाने के लिए मुझे सॉस चाहिए, मुझे, या नहीं तो कोई चिड़िया बोलती कि ऐसा भी सूखा सूखा दाना कह दीजिए, थोड़ा इसको फ्राई कर दो ना। तो मतलब तो अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज ईटिंग देयर ओन फूड, तो उनको एक नेचुरल एनर्जी अवेलेबल हो रही है। तो आदमी ने ना खूब नॉनवेज खा के, अनाज खा के ना अपने बॉडी को जड़ बना दिया, और जड़ बनाने के चक्कर में फिर 500 योगासन निकाल के और उसको तोड़ने के प्रोग्राम बनाने पड़े। दुनिया में आदमी ही इतना ऐसा एक समझो मूर्ख है जो 50 तरह की एक्सरसाइज करता है। खाली चलना फिरना, दौड़ने और हंसना खेलना, नाचने के अलावा सब एक्सरसाइज बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ये तो करनी इसलिए पड़ती है कि तुमने बॉडी को जड़ बनाया, तो भैया तोड़ो। समझे ना? बहुत ही मतलब ये बहुत अंतर्दृष्टि भरा हुआ उत्तर है कि जीवन जैसा है, अगर वैसा जिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और नाहक अगर आप बोझ बना लेंगे तो उसको तोड़ना। अब अभी नेटफ्लिक्स में जाइए, वहाँ पे टू जोन्स के नाम से एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 5-7 बड़ी बड़ी कंट्री के, जहाँ 110-120 साल के लोग जी रहे हैं, उनके बारे में वो ब्लू जोन्स नाम है। उसके अंदर उनकी लाइफस्टाइल क्या मालूम है? कोई भी वो एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल भी, और 100 साल के ऊपर क्यों जी रहे मालूम है? वो नेचुरल उठना बैठना, दिन में 25-30 बार नीचे उठते बैठते हैं, पहाड़ पे चढ़ते उतरते हैं, अपना खेतियों में, अपने घर के गंगों में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, यानी कि वो चढ़ना उतरना, वो सब नेचुरल जो प्रोसेस है, अपने कपड़े धोना, अपने हाथ से काम करना, तो उसके कारण बॉडी एक्टिव रहती है। तो मूल मंत्र है कि यहाँ से एक्टिव रहो भाई। और देखिए, तो आप जितना ज्यादा नेचुरल लाइफ जीना है ना, तो ये अननेसेसरी इतने एक्सरसाइज के जो बोलते हैं ना, जो हमारे ऊपर जो बोझ डाल दिए गए हैं, सुबह उठो तो योगा करो, सुबह का प्राणायाम करो, ये करो, ऐसा करो,
अरे भाई जियो यार मस्ती से, जीवन बहाव है, जीवन लड़ाई नहीं है, वही बात फाइटिंग विथ योर लाइफ, समझे ना। इस तरह से अपना भूख लगे तो खाओ, सिंपल, तो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और खाओ तो सिंपल खाओ ताकि बॉडी में इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस वर्ड ना आवे। और तीसरा, अगर नेचुरल अनकुक्ड फूड होगा, गॉड मेड फूड ज्यादा होगा, तो आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी नहीं आएगी, आपको सब कुछ उससे अवेलेबल होगा। और बाकी जो हमने खाना जोड़ लिए हैं, अब ये अनाज ने, दालें ने, जो भी अब जंक फूड में सब, चाय कॉफी, इनको कम से कम इस्तेमाल करो, मैं यूं बोल सकता हूँ। कारण क्या है कि एक अवेयरनेस के साथ जियो बस। तो आखिर ये मैं पूछना ये चाहूंगा, रेकी में आपका बहुत बड़ा वर्क है ऑल ओवर इंडिया में और बाहर में। तो रेकी के माध्यम से, इस ऊर्जा के माध्यम से, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते हैं, तो इन चीजों पे थोड़ा फोकस डालिए ताकि मेरे ऑडियंस जो है उनको ये सुनने को मिले आपसे। हाँ जी, देखिए, मैं 20 साल हॉस्पिटल चला के प्राकृतिक चिकित्सा में, मेरे सामने क्वेश्चन था कि क्या ये सब लोग टूट फूट कर मेरे पास आवे तो मैं इनको ठीक करते बैठूं, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी इनके पीछे खराब हो जाएगी। मैंने कहा आई मस्ट एजुकेट द मास कि बीमार कहाँ से पड़ते हैं, वो रूट कॉज को पहचानो। तो उस समय मेरी खोज थी कि यार ऐसा कोई मिल जाए कि जिससे लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और डॉक्टर दवाओं से मुक्त हो जाएं। उसी समय फिर रेकी मेरे जीवन में आई, और बस होता है ना, जैसे होता है, आप अगर इच्छा डिजायर करते हो ना, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा का वरदान है मेरे लिए। क्यों? रेकी इतनी सिंपल यूनिवर्सल एनर्जी है कि ये हमारे शास्त्रों में स्पर्श चिकित्सा के नाम से है, ये भारत में कभी विकसित ही नहीं हुई। तो ये हर आदमी में ये नेचुरल गिफ्टेड बात है कि वो अपने बॉडी को यूनिवर्सल जो हीलिंग एनर्जी है ना, उसको चैनलाइज करके अपने हाथों से एक प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करके किसी भी पेड़ पौधे, जानवर, हर खान पान, सजीव निर्जीव, हर एक को है ना वो एनर्जाइज कर सकते हैं प्राण ऊर्जा से। समझो, रेकी एक नव जीवन प्रदाता, नव जीवन देने वाली जीवनी शक्ति है। और किसी बीमारी को ठीक होने के लिए क्या चाहिए? अच्छी प्रबल जीवनी शक्ति। किसी और कम बीमार क्यों पड़ते, क्यों? कमजोर जीवनी शक्ति। तो रेकी ना डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई की तरह है, ये समझ लो आप। तो इसीलिए, और रेकी का सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जो भी रेकी हीलिंग करता है तो ही कनेक्ट हिमसेल्फ टू द यूनिवर्स। तो वो परमात्मा के साथ जुड़कर आदत पड़ जाती है और वो माध्यम की तरह काम करने लगता है, तो उसका अपना अहंकार भी विसर्जित होने लगता है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है, आज देखिए हमारे यहाँ पे हीलर्स हैं, हमने कई कुत्ते जो मुर्दा पड़े थे, मरे हुए पड़े थे, चिड़िया मरी हुई पड़ी थी, उन्हें उठा के लाके हीलिंग करके वापस डाल दिया। तो रेकी का इतना कमाल है, बता रहा हूँ आपको। तो आज इमरजेंसी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, अगर रेकी करने वाला है तो मर नहीं सकता। क्यों? एनर्जी अवेलेबल हो उसी समय। अगर किसी को स्ट्रोक आ गया, रेकी कर दी तो क्लॉटिंग इमीडिएट डिसॉल्व हो जाता है। अगर कोई हाथ जल गया, कोई चोट लग गई, आपने तुरंत 5 मिनट में हीलिंग कर दी। ऑफिस में बैठे हो, बस में जा रहे हो, अभी हम लोग हवाई जहाज में आ रहे थे न्यूयॉर्क से रिसेंटली, तो अचानक किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो बुलाया गया, डॉक्टर को था नहीं उस समय मेडिकल, तो हम ही लोग थे, तो हमने काम कर देंगे, हमने उठा उसको हीलिंग कर दी। तो उसको बहुत वो मतलब फ्लाइट जो है डाइवर्ट करने का कंडीशन आ गया था, लेकिन हमने हीलिंग करती 15 मिनट के बाद तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और वो बिल्कुल मतलब पूरे 15 घंटे तक नॉर्मल रही है हमारे साथ। तो कहने का मतलब क्या है, इमीडिएट इमरजेंसी में ना, देखिए जैसी कोई चीज बोलते हैं 24/7 आपका हाथ जगह ना आती है, एवरी टाइम अवेलेबल है। तो इसको हर एक को सीखना चाहिए। और देखिए फिर सिर्फ रेकी नहीं है, हम जब एडवांस लेवल में जाते हैं ना, तो फिर हम यूनिवर्स के लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो हमारे अंदर कितनी इंटरनल पैरासाइकोलॉजिकल पावर्स हैं, जिसको हम उपयोग करके हम हेल्पलेसनेस से बाहर निकल सकते हैं और हम अपने जीवन के भाग्य विधाता बन सकते हैं। तो भाग्य बनने के नियम क्या है, भविष्य बनने के नियम क्या है, हमारे गोल मैनिफेस्टेशन के पीछे क्या साइंस काम करता है, और क्यों हम, और प्लस डिस्टेंस हीलिंग, टेलीपैथी, इंट्यूशन, ये सब जितने भी जो है वो सब उसमें सीखते हैं। और उससे फिर क्या होता है, आदमी है ना फिर बाद में एक प्रकार से क्रिएटर बन जाता है। मतलब हमारा डायलॉग है कि आई एम द क्रिएटर, यानी कि मैं रचनाकार हूँ, मैं जो सोचूं मैं संसार में पैदा कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो ये चीजें रेकी से उसके दिमाग में आ जाती है, इसलिए मैं रेकी सिखाता हूँ। पर पूर्व जन्म में ले जाने का तो मेरा पर्पस एक ही है कि आप कितने भी गीता पढ़ लो, गुरु ग्रंथ पढ़ लो, आप गुरुओं के पास चले जाओ, आप जिंदगी भर मंदिर को घूमते रहो, आपकी आंखें नहीं खुल पाएगी, क्योंकि वो उधार का ज्ञान। आप जिस दिन खुद पूर्व जन्म में जाते हो और आप अपने आप को देखते हो कि मैं कितनी बार मरा, मैंने कई बार अलग अलग जन्म लिया, और फिर मेरी जात पात अलग थी, तो आप जब अपनी स्वानुभव करते हो ना,
वो फिर तुम्हारी जो आंखें खोलता है ना, वो जिंदगी भर कोई भी ग्रंथ या गुरु नहीं खोल सकता। क्योंकि तो इसलिए कभी भी याद रखना कि स्वानुभव से आदमी जागता है, दूसरों के उधार के ज्ञान से आज तक दुनिया में कोई नहीं जागा। इसीलिए हर व्यक्ति को पूरे जन्म में जाना चाहिए, एक बार विजिट करना चाहिए, ताकि वो सारे अपने जन्म देखकर, अपने कार्मिक बंधन देखकर समझ जाए कि व्हाट एवर टुडे आई एम, मेरे आसपास जो भी कुछ घट रहा है, अच्छा बुरा, अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छा पैसा, कम पैसा, ज्यादा पैसा, ये सब बड़े नियम से घट रहा है। आई एम द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। जिस दिन आपको समझ में आ गया तो फिर आप जिंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करोगे, ब्लेम नहीं करोगे, जजमेंट नहीं करोगे। क्यों? सब कुछ तो नियम से चल रहा है भैया। नियम से नहीं निकला तो तुम कैसे क्वेश्चन करोगे? इस तरह से। इसीलिए मैं सारे विद्याओं के काम करने का पर्पज यही है कि लोगों को परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद यानी कि आत्म जागरण की तरफ लेके जाऊँ। बस पर्पज ये है। बहुत ही बढ़िया। शर्मा जी से हमने बात की दोस्तों। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनको मिलने का मौका मिला। दिल्ली में जो सम्मोहन कोर्स हो रहा था उसके कारण मैं यहाँ पे रहा था, और मन में बहुत सालों से सबको यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम लोग फॉलो करते हैं, उनके डायरेक्ट उनकी किताबों को पढ़ा है, तो साक्षात उनको मिलने का मौका मिला मुझे दिल्ली में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत समय दिया।